अगर कम हो रही है तो इसका फायदा नुकसान किसको होगा राजीव? एक बात। दूसरी बात, खडूर साहब की अगर बात करें तो ये जो इलाका है और जहां से अमृतपाल सिंह लड़ रहा है, ये पंथिक एजेंडा, रिटर्न टू सिक्खी, जब ये क्रिश्चियन मिशनरीज का गेम वहां ज्यादा हो रहा है, लोग सिक्खी से निकल रहे हैं बाहर, तो ये पंथिक एजेंडा जो है ये क्या वहां ग्राउंड पर तूल पकड़ रहा है? देखिए, पंथिक एजेंडे की अगर बात करें तो पंजाब में एक काला दौर दिखा है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से, क्योंकि यूथ, अगर हम सिमरनजीत सिंह मान की बात करें, संगरूर में वो लास्ट टाइम जब बाई इलेक्शन हुआ था तब जीते थे, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला का उस समय मर्डर हुआ था, उसका एक बहुत बड़ा असर देखने को मिला था। तो अब अमृतपाल सिंह क्योंकि डिब्रूगढ़ जेल में है, एनएसए उसके ऊपर लगा हुआ है, तो अगर खडूर साहिब में मैं कैंपेनिंग की बात करूं तो अमृतपाल सिंह के पक्ष में एक बड़ी कैंपेन जो है वो की जा रही है, लेकिन उसमें ज़्यादातर यूथ जो है वो नज़र आता है। और बाकी पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं, जो विरोधी हैं, वो ये कहते हैं कि बाहरी लोग जो हैं वो खडूर साहिब में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। क्योंकि अगर पिछले चुनाव की मैं बात करूं तो परमजीत कौर खालड़ा जो कि एक पंथिक परिवार से थे, तो उनको भी 2 लाख के करीब वोट पड़े थे। तो अब किस तरीके की जो हवा रहने वाली है। लेकिन अगर बाकी उम्मीदवारों की मैं बात करूं, जैसे आपने अकाली दल की बात की थी, तो अमृतसर में कहीं ना कहीं अकाली दल का जो वोट है, जो पिछले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की तरफ झुका था, तो वो वापस जरूर लौटेगा। लेकिन अगर खडूर साहब की बात करूं तो वहां पर अकाली दल को सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है अमृतपाल के चुनाव में। तो ये जो एसजीपीसी, देखिए तरनजीत सिंह, अम्बेसडर तरनजीत सिंह संधू के जो ग्रैंडफादर थे, वो एसजीपीसी के फाउंडर मेंबर्स में से थे। उनके, हाँ जी, तेजा सिंह जी, और उनके फादर खालसा कॉलेज के प्रिंसिपल थे। अब इनको बाहरी की तरह देखा जा रहा है कि ये इनको यहीं अमृतसर का देखा जा रहा है। बात यह है, क्योंकि जाका ने भी यही बात की कि नवजोत सिद्धू के बाद बीजेपी वहां अमृतसर नहीं जीत पाई है। अब बिल्कुल, नवजोत सिंह सिद्धू भी हालांकि बाहरी उम्मीदवार थे, लेकिन उन्होंने जैसे ही अपना चुनाव प्रचार शुरू किया तो ये बात कही कि मैं अब अमृतसर में ही रहूंगा। अमृतसर में उन्होंने अपना घर बनाया। लेकिन जहां तक जो तरनजीत सिंह संधू की बात करें तो अमृतसर के ग्रीन एवेन्यू में उनका जो पुश्तैनी घर है वो वहां पर मौजूद है। और तरनजीत सिंह संधू वेरी फर्स्ट डे से ये बात कहते आ रहे हैं कि अगर कोई फौजी भी नौकरी करने जाता है तो रिटायरमेंट के बाद वो वापस अपने घर लौटता है। हालांकि विरोधी जो पार्टियां हैं जो उनके सामने चुनाव लड़ रहे हैं, उनको ये बात हजम नहीं हो रही, तो उनकी तरफ से ये जरूर कहा जा रहा है कि वो बाहरी हैं और चुनाव जीतने के बाद भी वो अमृतसर में नजर नहीं आएंगे, जहाज पकड़ेंगे, अमेरिका चले जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं एक तरफ, जैसे मैं फार्मर्स की बात कर रहा था कि किसानों की तरफ से लगातार विरोध हो रहा है, लेकिन तरनजीत सिंह संधू किसानों के पक्ष में ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि सबसे ज्यादा अगर फायदा किसी पार्टी ने दिया है तो वो भाजपा है। नरेंद्र मोदी ने किसानों के लिए, और आप जैसे तो सिक्खी की बात कर रहे हैं, पंथिक एजेंडे की बात कर रहे हैं, तो उनका ये भी कहना है कि नरेंद्र मोदी ने करतारपुर साहिब का जो कॉरिडोर है वो बनवाया। तो ये 2 चीजें बहुत अहम है, क्योंकि एक तरफ इल्जाम लगते हैं बीजेपी पर कि वो धर्म की राजनीति करते हैं, राम मंदिर के नाम पे वोट मांगे जाते हैं। लेकिन पंजाब में अगर उस एजेंडे की बात करें तो यहाँ पर राम मंदिर के साथ साथ करतारपुर कॉरिडोर का भी जिक्र होता है। राजीव, मैं आपका हमारे साथ समय कम है, इसीलिए मैं आपको टोक रहा हूं और जल्दी से आपसे पूछ रहा हूं, इस बार क्या लग रहा है कि या एक तरफा होगा ये जो 13 सीटें हैं, या फिर हर किसी में बंट के नतीजे निकलेंगे? अब तक कैसा लग रहा है? देखिए, चाहे आम आदमी पार्टी दावा जरूर कर रही है कि 13-0, लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो एक तरफा जीत किसी भी पार्टी की होने वाली नहीं है। जो नतीजे हैं वो मिले जुले निकलेंगे। और हर पार्टी की मैं ये आंकड़े तो नहीं बता सकता कि किसकी 1, 2 या 3 सीटें आएंगी, लेकिन हर एक पार्टी मैदान में जुटी हुई है, डटी हुई है, और हर किसी की तरफ से ताबड़तोड़ जो चुनाव प्रचार है वो किया गया। और इस बार अगर सरकार से लोगों की जो नाराजगी है उसी की तरफ ध्यान है सभी का कि वो
वोट अगर वापस आता है तो किस पार्टी की तरफ आता है। अगर शहरी इलाकों की मैं बात करूं तो शहरों में बीजेपी को इस बार एक अच्छा खासा वोट बैंक जो है वो उनको हासिल होगा, लेकिन क्या वो शहरी वोट से जीत पाते हैं या नहीं, ये तो 4 जून के जो नतीजे हैं वो तय करेंगे। लेकिन हर पार्टी को इस बार भारी भरकम वोट जो है जरूर मिलेंगे। तो इट्स नॉट दैट इट्स अ मूव अवे फ्रॉम रिवायती पार्टीज और एक तरफा वोट नहीं होगा। राजीव, बहुत बहुत धन्यवाद, कई सारे इंसाइट्स आपने हमें दिए हैं। सो वी गोइंग टू टेक इट टू आवर गेस्ट संजीव श्रीवास्तव, गार्गी नंदी रॉय, मिस्टर Rajagopalan with us. But first, Zaka and Rahul. See, he's saying it's going to be diffused. There is a return of the Akali Dal in certain pockets. There is a return and there is a move back away from the Aam Aadmi Party. Which party it goes to is something is a question. But there is. I said in the last hour, I think Karan disagreed with me, but I think there is visible anti-incumbency against the AAP. Who benefits from that? I don't know. It could be Congress, it could be BJP, it could be Akalis. Again, Akalis, you know, if for example they get more than the 2 that they got last time, that'll be a huge. I mean, Sukhbir would have proven a point to the BJP, saying that look, you can't do business in Punjab without us. It's a big point for him to prove. So, you know, Zaka, if you really look at the 3 issues, agrarian distress, the Agniveer issue, the martial state, and anti-incumbency, the 3 A's. Let's look at, for a few moments, the Agniveer issue and the agrarian distress. On both counts, the Shiromani Akali Dal has been villainized as having been complicit with the central government in saying nothing when these things were sort of action. So you had massive protests at the borders, and the Shiromani Akali Dal waffled. It kept very quiet, didn't say much, and it was only towards the end, if you remember, that they actually decided to break the alliance, and that too just before the assembly elections. So that was opportunism, and I don't know if the BJP is facing resistance on the ground and their candidates are being looked upon with so much skepticism, etc., then that should naturally also at some level reflect on the Akali Dal. So that's that issue there. You look at the anti-incumbency factor, it might be a factor as far as the AAP is concerned, and I really believe, and I do think that AAP is actually fighting for its existence now. If it doesn't do well in Delhi, in these elections, if it doesn't pull through in Punjab, it's going to have a depressing overall effect on not only cadre but prospects, especially with Mr. Kejriwal under the cloud that he finds himself in. Whether it is, you know, a cloud that is going to go away or not, I don't know. Whether those charges are going to stick or not, we don't know as of now. The matter is sub judice, but the fact is there is a definite shadow over the AAP, and that vote, therefore, becomes a bit. And you know, I think you made the point that in the by-election, the AAP didn't pull through. See, there the Sidhu Moosewala's death happened, so Sagroor went all the way in favor of this one, Maan, away from Bhagwant Maan, and this guy came in there, Simranjit Singh Maan won here. But in Punjab, the Kisan protested against Bhagwant Maan. There were huge protests in Punjab. He stands up in any constituency and he asks this question, this is anecdotal, he's asking, have you received, he asked the women, have you received the 1,000 rupees? And they say no. Now he's changed his entire slogan and says, we will give you 1,100 rupees. You see, so fundamentally, this is where the problem is. No, but the Kisan protests, was not reflected on national media, but there was huge protests against Bhagwant Maan across constituencies in Punjab, locally, within 6 to 8 months itself, there was a sentiment where the voters thought we made a mistake by voting the AAP in the. So that they has become an underlying and very firmly expressed leitmotif. People are saying that this party doesn't deliver. Correct. So then in this case in Punjab, could it be that since there is no alternative, since I don't want the Rivaayati parties and I'm a little disillusioned with the AAP, the voter may not just turn out to vote, Sanjeev Srivastava. Is that possible? Because Amritsar is, right now, Rajiv said, is the lowest ever turnout so far. That's what your reporter said and showed, that 5 people standing on a polling booth. See, I think Punjab is a confusing case. I wouldn't stick my neck out. See, if anti-incumbency against AAP is there, like Rahul is saying, and I quite trust all your reporters' judgment and everybody's, but how much of anti-incumbency? Because they won by a huge margin. Yeah. So the same logic applies all across the country. That you see anti-incumbency against BJP and Modi, but how much? Because the victory margin was so huge. So how much of that anti-incumbency vote is being chipped away? Does it make a difference between winning and losing? And I think even if AAP is not doing too well,
somewhere my understanding is that the default party, despite the BJP getting so many Congress stalwarts and contesting like Bittu, you know, Yeah. man with fairly respectable and acceptable pre-degree, Biren Singh's grandson, or Sunil Jakar, or others. So they have got some. But I still think the default option there would, this election, because it has been too recent for people to go back to Akali Dal or with is all the their sentiment background. of So default Kejriwal's option may arrest be and Congress bail, actually. That's is what that I going to think. supersede the anti-incumbency